warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hosseini Public High School. Today we are going to discuss a chapter that is force and pressure. ये जो हमारे पास टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर, इसमें हम ये सीखेंगे कि जो फोर्स कब एक्ट होता है एक बॉडी पर और इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं एक बॉडी पर जिस बॉडी पर ये फोर्स एक्ट होता है। हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि फोर्स के क्या इफेक्ट्स होते हैं और ये फोर्स होता क्या है। हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है। से फॉर एग्जांपल अ बॉल इज मूविंग ऑन द ग्राउंड, एक बॉल चल रही है ग्राउंड पर। सपोज ये बॉल हमारे पास है, इट्स अ बॉल एंड इट इज मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। तो व्हाट विल हैपन हियर, ये धीरे-धीरे चल रही है, आगे चल रही है। तो अगर हम यहाँ पे इसको हाथ से और फोर्स अप्लाई और हम टच करेंगे इन दिस डायरेक्शन इन विच इट इज मूविंग, तो इसकी जो स्पीड होती है, इसकी जो स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, और अगर हम यहाँ पे इसको आगे से फ्रंट साइड से हाथ से टच करेंगे, लिटिल टच करेंगे और फिर हाथ को छोड़ेंगे, तो व्हाट विल हैपन टू दिस मोशन ऑफ दिस ball? It will decrease. Here it will increase and here it will decrease. तो यहाँ पे पहले ये increase हो जाती है और बाद में ये decrease हो जाती है। ये क्यों increase हो जाती है या decrease होती है? ये इस फोर्स की वजह से हो जाती है। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि हम इस मूविंग बॉल पर फोर्स एक्ट करते हैं और फोर्स की वजह से यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी या स्पीड जो होती है इसकी that increase first increases because we are continuously applying the force on this ball and then it decreases here. Why it decreases here? Because we are stopping it. We are making a touch by hand on this ball here, so it decreases. तो अब हमारे पास हम सिंपल से कहते हैं कि हमारे पास ये जो फोर्स होता है, फोर्स से एक बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज भी हो सकती है, स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। लेकिन इसका और एक इफेक्ट हो सकता है कि जो हमारे पास ये मूविंग बॉल होती है या मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसकी डायरेक्शन को भी ये चेंज कर सकता है। तो अब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, फोर्स क्या होता है, what happens when the two objects interact with each other, तो फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, या हम इस फोर्स को एक्सप्लोर करेंगे कि इसका नेट फोर्स क्या होता है, ये कैसे एडअप हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन इससे अराइज हो जाता है कि व्हाट इज फोर्स। सिंपल सी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स होता है, कोई भी पुश या पुल जो हम एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट करते हैं और उसी को हम कहते हैं फोर्स। तो हमारे पास बहुत सारे एक्शंस होते हैं जैसे कि पिकिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग और यूज इट टू डिस्क्राइब द सर्टेन टास्क। हमारे पास बहुत सारे टास्क्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं, डेली एक्टिविटीज में जो हम करते हैं उसमें हम यूज करते हैं। कभी कभार हम पिकिंग करते हैं, कभी कभार पुलिंग, कभी कभार लिफ्टिंग, कभी कभार फ्लिकिंग। तो ये हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी एक्शंस में हम ये एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन इन सारी फ्लिकिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग इनको हम कैटेगराइज करते हैं दो ही टर्म्स में हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, दैट इज द पुशिंग और पुलिंग। तो हर एक में जैसे कि हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बुक है, बुक को हम टेबल पर रखते हैं, देन व्हाट वी हैव, अगर हमें इस बुक को उठाना होगा देन वी आर लिफ्टिंग इट। या हमारे पास एक बकेट होगा, हमारे पास एक कुआं है, कुआं से हमें क्या करना है, पानी को निकालना है। तो व्हेन इन दैट केस वी आर लिफ्टिंग अ बकेट फ्रॉम दैट वेल। या हमारे पास एक फुटबॉल प्लेयर होता है, फुटबॉल प्लेयर को क्या करना है, उसको गोलकीपर है और उसको बॉल को किक कराना है। देन व्हाट वी हैव, ही पुशेस द बॉल इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हर एक ये जो हमारे पास एक्शंस होते हैं इनमें हम क्या, हर एक एक्शन में हम या तो पुल इस्तेमाल करते हैं या तो हम पुश इस्तेमाल करते हैं। तो नक्शल में हम ये कह सकते हैं कि a push or a pull on an object, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसको हम कहते हैं फोर्स। या हमारे पास और एग्जांपल्स हैं इस फोर्स की। तो अगर हम फॉर एग्जांपल कहेंगे कि a goalkeeper is
सेविंग अ गोल, एक गोलकीपर है वो गोल को सेव कर रहा है, यानी कि गोल होने नहीं देता है। तो इन दैट केस व्हाट ही will do, he stops, he acts a force on that ball in order to stop that, in order to save the goal। तो अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में गोलकीपर वहां पे भी वो एक्शन करता है, वो पुश करता है या वो फोर्स एक्ट करता है उस बॉल पर इन ऑर्डर टू सेव द गोल। तो दूसरी एग्जांपल हमारे पास है अ हॉकी प्लेयर फ्लिकिंग अ बॉल, एक हॉकी प्लेयर है वो फ्लिक करता है, बॉल को घुमाता है हॉकी स्टिक से, तो उसमें भी वो क्या करता है, पुश एक्ट करता है। या हमारे पास एक और एग्जांपल है अ फील्डर स्टॉप्स अ बॉल, अ फील्डर इज स्टॉपिंग अ बॉल, तो वहां पे एक फील्डर जो है वो बॉल को स्टॉप कर रहा है। इन ऑर्डर टू स्टॉप द बॉल वी आर अप्लाइंग अ फोर्स। तो अब हमने यहाँ पे ये सीखा कि जो भी हमारे पास एक्सचेंजेस होते हैं डेली एक्टिविटीज में, एक्सचेंजेस होते हैं जैसे कि पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, तो ये जो टास्क्स हमारे पास हैं इनसे हम कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। ये जो हमारे पास एक्सचेंजेस होते हैं इनसे हम कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं और इनको हम कैटेगराइज करते हैं दो टर्म्स में, दैट इज नोन एज द पुश और पुल। ये पुश या पुल जब किसी एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट होता है तो उसको हम कहते हैं फोर्स। तो नाउ अनदर एग्जांपल इज हियर, तो जब ये फोर्स एक्ट होता है किसी बॉडी पर तो व्हाट हैपेंस देयर, वो हम आगे पढ़ेंगे कि जब किसी बॉडी पर एक फोर्स एक्ट हो जाता है तो उसकी बॉडी की जो स्पीड होती है तो चेंज हो जाती हैं, चाहे वो डिक्रीज हो जाएगी या वो इंक्रीज हो जाएगी, या इस फोर्स की वजह से हम किसी बॉडी की जो डायरेक्शन होती है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एक और सब टॉपिक है इसी चैप्टर में, दैट इज द फोर्स और ड्यू टू इंटरेक्शन। तो ये जो फोर्स होता है ये इंटरेक्शन की वजह से हो जाता है, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट force exerts only on another body only that time when they interact with each other। जब दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं तब ही फोर्स एक्ट हो जाता है। तो इन ऑर्डर, तो हम यहां पे एक चीज करेंगे, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक फोर्स और ड्यू टू इंटरेक्शन, हम यहां पे जो फोर्स एक्ट होता है दो बॉडीज के दरमियान ये खाली इंटरेक्शन की वजह से हो जाता है। लेट अस सपोज टेक एन एग्जांपल हियर, इफ वी हैव अ कार, अगर हमारे पास एक कार है या कॉट है, से फॉर एग्जांपल दिस इज अ कॉट, तो अब ये मूव कर रही है, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन या इट इज एट अ रेस्ट। Suppose this car is pushed at a rest, then it will start move, but it will not move unless we are applying on it force on this car। तो यहाँ पे एक आदमी है, सपोज यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, तो ये आदमी खड़ा है, ये गाड़ी इसके सामने है, तो ये जो गाड़ी है या कार है या कार है तो ये तब तक रेस्ट पे ही रहेगी जब तक ना ये आदमी किसी सोर्स से, चाहे वो खुद अपने हाथ से, चाहे किसी स्टिक से, चाहे किसी रस्सी से, इस पर फोर्स एक्ट ना करे। जब ये इस कार पर फोर्स एक्ट करेगा तब उसका रेस्टिंग स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगा, दैट विल कम इनटू द मोशन, दैट विल कम इनटू द मोशन। तो तब तक यहाँ पे आप क्या चीज देख रहे हो कि एक बॉडी फोर्स जब दूसरे या जब कोई बॉडी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट करती है तब ही वो उसका स्टेट चेंज हो जाता है। तो हियर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द मैन, फॉर एग्जांपल दिस इज हियर मैन एंड दिस इज हियर कार। तो कार और मैन के आपस में इंटरेक्शन होने की वजह से, चाहे वो डायरेक्ट कांटेक्ट हो या इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो, तब ही ये गाड़ी आगे चल सकती है। तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल है। अब हमारे पास एक दो एग्जांपल्स और भी हैं। अगर आपके पास बुक होगी तो वहां पे एक जगह दो लड़कियां आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे को पुश करती हैं। तो वो पुश एक दूसरे को तब ही कर सकती हैं जब उनके हाथ आपस में कांटेक्ट में होंगे। तो उस एग्जांपल में या दूसरी एग्जांपल हमारे पास है, इफ बोथ दीज गर्ल्स आर क्या पुलिंग विद ईच अदर, पहले वो पुश करती हैं, अब वो एक दूसरे को खींच रही हैं, या वहां पे भी तब ही फोर्स एक्ट हो जाता है जब वो
आपस में इंटरेक्शन, when they are interact with each other, when two girls interact with each other, or when two bodies, यहाँ पे हमारे पास मेन एक इन बॉडी है, यहाँ हमारे पास दूसरी बॉडी कौन सी है, कार, तब ही ये चलना स्टार्ट करेगी when there is an interaction। या हमारे पास एक और सिंपल सी एग्जांपल है, हमारे पास अगर एक क्रिकेट बॉल है, तब ही बेट, जब इसको बेट लगेगा तब ही उस पर फोर्स एक्ट हो जाएगा। तो जब हमारे पास, तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इंटरेक्शन होने की वजह से अब ये जरूरी है कि आपस में दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होनी चाहिए, तब ही ये आपस में इंटरेक्ट हो सकती है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज हियर, दैट इज द एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। तो हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सप्लोरिंग फोर्सेस इसका एक और सब टॉपिक है। तो इसमें सीखेंगे हम कि कब एक ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स एक्ट हो रहा है, कब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो जाएगा, कब वो मूव आगे करेगा, या कब अगर डिफरेंट फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट पे होते हैं कब वो रेस्ट पे हो गया। तो हम यहां पे एक एग्जांपल लेंगे। लेट अस सपोज वी हैव अ बॉक्स made up of a wooden box। तो यहां पे suppose I am applying a force on this box in this direction, here it is a box, तो what will happen, this box will remain at rest। तो इसका मतलब ये है कि जो मैं इस बॉडी पर, इस बॉक्स पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो लेस है, इसकी वजह से ये बॉक्स जो है वो रेस्ट पे ही रहता है। तो this, let us suppose this is a force 1। Now I am taking another force F2 on this box। अब दो फोर्सेस, मैं एक एक्ट कर रहा हूं और दूसरा फ्रेंड मेरा एक्ट इस पे कर रहा है फोर्स। तो अब क्या हो जाएगा, इस बॉडी पे, इस बॉक्स पे, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। तो अब इससे हमें ये पता चला कि जो फोर्स एक्ट हो रहा है एक बॉक्स पे, उसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन विच दे आर एक्टिंग। तो अब डायरेक्शन फोर्स की यही है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी यही है। तो अब ये क्यों जब एक्ट होते हैं इस पे, अब ये क्यों आगे चले, तो यहां पे दो फोर्सेस जो इस बॉडी पे, इस बॉक्स पे एक्ट होते हैं, देन इट विल एड अप। तो अगर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं एक बॉक्स पे इन द सेम डायरेक्शन, if two or more than two forces are acting on a body in a same direction, then they will add up with each other। वो एक दूसरे के साथ एड अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो बॉक्स है ये आगे की ओर इसने मोशन की। तो दिस बॉक्स विल मूव। नाउ here will arise a second case, that now if I am applying a force in this direction F1, now another my friend is applying in a same force in opposite direction। So here it is a box, now two forces are acting in that case, this case same forces are acting and two forces are acting in the same direction, but here two forces are acting in opposite direction। But if we will take these two forces are equal, if the two forces which are acting on this box are equal, then what will happen, this box will not move। ये बॉक्स जो है ये मूव नहीं करेगा, ये रहेगा रेस्ट पे, Now if we will take another case of this example, if we have another example here, if we are applying in this direction, say for example F1 and F2 is applying in opposite direction,
F2 is applied in opposite direction. Let us suppose this F1 is 10 Newton. As you know, the force is force का जो unit होता है, that is the Newton, which is denoted by N, and it has a magnitude. It has a magnitude. So I have written here a 10, and its magnitude, and this N is its unit. Now another force which is acting on this in opposite direction, that is the 5 Newton. 5 Newton is opposing force which is acting on this box. So what will happen here? This box will move, but it will move in that direction in which there is a larger force. तो आप यहां पे देखते हो कि अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है और इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है. तो 10 न्यूटन ज्यादा है 5 न्यूटन से, सो इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन. तो ये फोर्स जो इस बॉडी पर एक्ट हो रहा है यहां, जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है, इसको हम कहते हैं नेट फोर्स. तो ये जो नेट फोर्स होता है, इट इज द डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस. तो ये क्या होता है? ये डिफरेंस होता है बिटवीन द टू फोर्सेस. तो नेट फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, एंड हियर वी कैन टेक इट एज F1 minus F2. So it will remain here 10 Newton minus 5 Newton, it will become equal to the 5 Newton. तो यहाँ पे जो 5 Newton फोर्स एक्ट हो रहा है, वो उसको हम कहते हैं नेट फोर्स. तो यहाँ पे दो फोर्सेस चूंकि इस बॉक्स पर एक्ट हो रहे हैं, तो बॉक्स जो है इट विल बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. ये फिर भी मूव करेगा. क्यों मूव करेगा? क्योंकि एक साइड से इस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज द नेट फोर्स, दैट्स अ मोर. तो इसीलिए ये आगे की ओर चलेगा. दिस वाज अबाउट द एक्सप्लोरिंग हाउ वी कैन एक्सप्लोर दीज फोर्सेस. नाउ इज द अनदर टॉपिक ऑफ दिस, another example of this, we will take a tug of war. Another example of exploring force is that tug of war. Tug of war is a game. Tug of war एक गेम होती है. इसमें दो साइड से दो टीम्स होते हैं. Say for example, we are taking a team A on this side. These are the players 1, 2, 3 of a one side, and this is a midpoint here. We can take it as a midpoint or a reference point. Here it's the team B, and it's the 1, 2, 3 and 4. Now what will happen? Both teams are pulling this rope on both sides. So suppose both teams have both same capacity of pulling, then what will happen here? If a time will reach, it will remain as same. This rope will remain at a rest. It indicates that both teams which are applying a force on this rope has an equal force. तो it will, ये जो रोप हमारे पास है, ये रेस्ट पे रहेगी. लेकिन जो विनिंग टीम होता है, तब तक कोई नहीं विन करेगा जब तक ना एक टीम इसमें से ज्यादा मेहनत करेगा और ज्यादा फोर्स एक्ट हो जाएगा. Here both the force are pulling each other. तो यहाँ पे भी पुल हो रहा है, यहाँ पे भी पुल हो रहा है. Both teams are pulling with each other. Now what will happen? If both have the same force, then rope will remain at rest. Now for example, B team will act a large force on this rope. Though what will happen here? One force is acting in this direction and another force is acting in this direction. This B force is more. Force B, which B team is acting on a rope, is more. So what will happen here? तो ये ज्यादा फोर्स है, तो ये विनिंग टीम जो है वो बी होगा, क्योंकि उनका फोर्स भी ज्यादा है और ये जो टीम ए है ये इनकी ओर धकेल जाएगा. तो यहाँ पे इससे भी हमें ये पता चलेगा कि जो हमारे पास जब फोर्सेस इक्वल होते हैं तब बॉडी रेस्ट पे होती है, जब अनइक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होती है तब बॉडी एक साइड से चली जाती है
एक साइड से तो उसी डायरेक्शन में चली जाएगी जिस साइड से फोर्स ज्यादा होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक। We have another topic, that is the effects of the force। तो जब अब फोर्स एक बॉडी पे एक्ट हो जाएगा तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट इफेक्ट इज दैट इट में इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड। फर्स्ट इफेक्ट जो इस फोर्स का किसी बॉडी पे होता है, या तो फोर्स की वजह से एक बॉडी की जो स्पीड होती है वो इंक्रीज हो सकती है या तो डिक्रीज हो सकती है। और एक इफेक्ट हो सकता है दैट इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। जो मूविंग बॉडी हो सकती है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है फोर्स की वजह से। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कब एक बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो जाती है फोर्स से और कब डिक्रीज हो जाती है, या किस तरह हम एक बॉडी की जो डायरेक्शन होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो लेट अस से टेक वन एग्जांपल दैट how we can increase the speed of a body or a speed of a ball। Let us suppose a ball is moving on the ground। एक बॉडी जो है या रबर बॉल जो है वो ग्राउंड पे या फ्लोर पे चल रही है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ बॉल, अगेन बॉल, इट इज मूविंग बॉल। तो यहां पे आफ्टर a certain seconds we are continuously we are taking a force on this ball again। तो what will happen, this will increase its speed। तो यहाँ पे फोर्स की वजह से जो F इस बॉडी पे एक्ट होता है, इस बॉल पे एक्ट होता है, उसकी वजह से उसकी जो स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। नाउ अगर हम कुछ टाइम के बाद इसको यहाँ पे कि कोई ऑब्स्टेकल रखेंगे या हम इसको हाथ से टच करेंगे या इस पे कंटिन्यूअसली हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ अ टाइम it will slow down and will come to the rest and will come into the rest। क्योंकि इस बॉल पे आफ्टर अ सर्टेन टाइम अगर हम इस पे फोर्स एक्ट ना करें तो इस पे एक और फोर्स एक्ट होता है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। Frictional force is always opposing the motion of a body। तो उस फ्रिक्शनल फोर्स भी फोर्स है जिसकी वजह से इस बॉल की जो बॉल चल रही थी उसकी जो मोशन है, उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो अब और एक एग्जांपल हमारे पास है। फॉर एग्जांपल वी आर मूविंग ए टायर बाय द हेल्प ऑफ हैंड। हमारे पास एक टायर है, हम इसको घुमा रहे हैं हाथ से विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक। वी आर कंटिन्यूअसली अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस टायर। तो इस टायर की जो मोशन है, जब हम इसको कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये टायर जो है ये आगे की ओर चलेगा और उसकी स्पीड जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो जाएगी। या हमारे पास अगर हम इसको फोर्स अप्लाई ना करें, फोर्स छोड़ेंगे कुछ देर के बाद, तो दिस टायर विल कम टू द रेस्ट, इट विल स्लो डाउन एंड अल्टीमेटली कम टू द रेस्ट। तो इससे हमें पता चला कि जो हमारे पास इफेक्ट फोर्स का होता है, फोर्स की वजह से जो स्पीड होती है बॉडी की वो इंक्रीज हो जाती है, या वो यहाँ पे आपने देखा फ्रिक्शन की वजह से अपोजिंग फोर्स जो इस बॉल पर एक्ट होता है उसकी वजह से वो बॉल स्लो डाउन हो जाती है, अल्टीमेटली इट स्टॉप्स हियर। तो फिर हमने देखा कि अगर हम एक टायर लेंगे, टायर पर हम एक कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई करेंगे, जब हम इस पे कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी जो मोशन है, उसकी जो रफ्तार होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी।
या डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्शन हम इस फोर्स से कैसे डायरेक्शन चेंज हो सकती है, तो इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि इफ वी विल टेक ए, तो डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाती है। Now we will discuss the direction of a motion, how this direction of a motion of a body changes by the force when we are acting a force on the body. So for example, a ball is moving, एक बॉल चल रही है, एक बॉल चल रही है, तो if we will this is a moving ball and we are taking a ruler here, हम यहाँ पे एक रूलर लेंगे या एक स्केल लेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट टू दिस विल चेंज द डायरेक्शन, इट विल कम इन दिस डायरेक्शन और इट विल कम इन दिस डायरेक्शन, तो किसी भी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इसकी डायरेक्शन पहले ये थी, तो ओब्स्टेकल रखने के बाद, रूलर रखने के बाद या स्केल रखने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। कब? जब ये मोशन कर रहा होता है। या हमारे पास एक एग्जांपल और है, जब हमारे पास एक क्रिकेट बैट होता है तो हम वहां से बॉल आ जाते हैं, जब बॉलर बॉल करता है तो हम बैट से उसको घुमाते हैं, तो किस साइड से हमें उसको लेना होता है, तो उसी साइड से हम उसको घुमाते हैं। तो बाय अप्लाइंग अ फोर्स विद द हेल्प ऑफ बैट ऑन द बॉल इट कम्स इनटू द वेरियस डायरेक्शंस। तो अब हमारे पास ये भी पता चला कि डायरेक्शन एक मूविंग बॉडी की भी चेंज हो सकती है, किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। तो हमने इस चैप्टर में आज ये पढ़ा कि फोर्स क्या होता है, इफेक्ट ऑफ अ फोर्स और एक्सप्लोरिंग अ फोर्स। तो आपने लास्ट में एक इंपॉर्टेंट ये भी देखा कि हमारे पास जो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स उससे क्या हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकती है स्पीड या डिक्रीज भी हो सकती है या डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। दैट इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।